हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रेविटेशन। आज हम ग्रेविटेशन के चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशन की डेफिनेशन से। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन को तो हम सब लोग जानते हैं, एप्पल वाला एक्सपेरिमेंट जिन्होंने करा था। जब सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब कहाँ नीचे गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो इसी के ऊपर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये। अब क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि अगर हमारे पास दो बॉडीज़ हों और वो कैसी हो, अनचार्ज्ड बॉडी हो। बॉडीज़ कैसी हैं, अनचार्ज्ड, इन पर कोई चार्ज नहीं है, अनचार्ज बॉडी है। तो उन्होंने न्यूटन्स लॉ ने कहा था कि अगर दो बॉडीज़ हैं तो इनका मास, सपोज इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, और इनके बीच के सपोज सेंटर डिस्टेंस, या सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, डिस्टेंस r है। तो उन्होंने कहा था कि जो इनके बीच में फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो दोनों बॉडीज हैं ये आपस में फोर्सेस में कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा। मतलब जो ये वाली बॉडी है ये इस बॉडी को क्या कर रही है, अगर मैं इसको 1 कहूँ और 2 कहूँ तो ये वाली जो बॉडी इस बॉडी को क्या करेगी, अपनी तरफ खींचेगी। तो डायरेक्शन कैसे बनेगा, ऐसे। ये वाली जो बॉडी है इसकी तरफ खींच रही है, इसी तरह ये वाली जो बॉडी है इस वाली बॉडी को भी अपनी तरफ खींचेगी, ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ खींचेगी। तो इसके लिए ये हो गया, ये वाली मतलब इसको खींच रही है। तो इनके बीच में फोर्स कैसा होता है, हमेशा अनचार्ज बॉडी होए तो ये कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो फोर्स इज अट्रैक्टिव, फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अनचार्ज बॉडी होने के बावजूद भी कैसा फोर्स है, ये अट्रैक्टिव है। तो उन्होंने जो फोर्स कहा था कि फोर्स कितना होगा, वो कितना होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड करें तो देखो F इजिकल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और हम इसमें क्या करें कि अगर यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएं तो F इजिकल टू क्या आ जाएगा, g m1 m2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब यहाँ पे g क्या होता है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में kg स्क्वायर। तो F इजिकल टू क्या होता है, g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। और ये फोर्स कैसा होता है, हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर, ये रिपल्सिव कभी नहीं होगा, ये अट्रैक्टिव होता है। और ये कैसे बॉडीज के बीच में लगता है, अनचार्ज बॉडी के। उन्होंने ये कहा था कि देखो जो फोर्स होगा वो प्रोडक्ट के डायरेक्टली मास के, जो प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मतलब मास क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मास होने चाहिए, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये जो अधिकतर फोर्स से सिग्निफिकेंट होता है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए होता है, मतलब जैसे प्लैनेट्स वगैरह होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है। अगर एप्लीकेबल फॉर सेलेस्टियल, CELESTIA, सेलेस्टियल बॉडीज़, जो प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, स्टार वगैरह, उनका मास क्या होता है, बहुत बड़ा बड़ा होता है। तो उनके लिए फोर्स जो है सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर मास बहुत छोटे छोटे हैं तो उनके लिए फोर्स अट्रैक्टिव तो होगा, मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जी की वैल्यू देखो कितनी होती है, 10⁻11 में होती है। तो जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी बहुत कम आएगी, तो वो जो फोर्स है वो हमें सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मतलब दिखाई नहीं देगा मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम जी की देखो डायमेंशन निकालें, जी की डायमेंशन निकालो, देखो जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR स्क्वायर अपॉन में m1 m2। देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, mLT की पावर -2। R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या मेजर करते हैं, लेंथ, L स्क्वायर हो गया, मास m, दोनों का डायमेंशन क्या हो गई, कैपिटल M। M से M कैंसिल, M ऊपर जाएगा तो क्या बना देगा ये, m की पावर -1, L स्क्वायर और 1 कितना हो जाएगा, L की पावर 3
और ये क्या हो जाएगा टी की पावर माइनस के 2, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन हो गई? कैपिटल G की। और यूनिट तो है क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर में kg स्क्वायर। हम यहाँ से भी यूनिट को देख सकते हैं। देखो अगर यूनिट निकालनी, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर। यहाँ स्क्वायर होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। मास की क्या है? किलोग्राम। और इस वाले की भी क्या? किलोग्राम। तो किलोग्राम 2 बार है तो इसको लिख दिया हमने किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिट क्या हो गई? न्यूटन स्क्वायर अपन किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी आ गई यूनिट और ये आ गई डायमेंशन किसकी? कैपिटल G की। तो ये चीज़ें थी। अब इसका अगर मैंने 1 क्या रखा, देखो ये क्या होगा? इस सेकंड वाली बॉडीज को पहले वाली बॉडी क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकंड। तो मतलब ये वाली सेकंड वाली बॉडी इसकी तरफ खींच रही है। इस तरह ये वाला क्या हो जाएगा? F21, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रही है। तो देखो F1 और F21 क्या है? इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को इक्वल फोर्स से खींचेंगे। तो लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट। अगर ये 50 न्यूटन है तो ये -50 न्यूटन होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो दोनों ऐड करके आपस में क्या बना देंगे? 0। तो इसलिए क्या होगा? F12 प्लस F21 क्या होगा? 0। इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। सपोज हमारे पास एक मास है m, इसको हमने कैपिटल M है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है, स्मॉल m में और दूसरा वाला मास कितना बचेगा? m-1 में। इस मास को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, m में और m-m में। हमें क्या करना है? फाइंड रेशियो ऑफ m/m सो दैट parts have maximum gravitational force। देखो 2 पार्ट्स में हमने इनके बीच की दूरी सब, देखो इसको मैं यहाँ पे 1 को यहाँ लिख लेता हूँ। मास क्या है? स्मॉल m, दूसरे का मास क्या है? कैपिटल M-m। ठीक है, ये सेकंड हो गया। इनके बीच की सब दूरी r मान लेते हैं। ये जो कैपिटल M था इसको 2 पार्ट्स में तोड़ा हमने, m में और कैपिटल M-m में। अब हमें रेशियो बताना है स्मॉल m बाई कैपिटल M का रेशियो, सो दैट जो दोनों ये पार्ट्स हैं इनके बीच में फोर्स किस रेशियो में हम इनको बांटे, तोड़े, ताकि इनके बीच में जो फोर्स हो वो क्या हो? मैक्सिमम फोर्स आए। फोर्स क्या आ जाए? मैक्सिमम। तो ये कैसे आएगा ये देखते हैं। देखो F फोर्स क्या होगा इनके बीच में? फोर्स इक्वल टू क्या होगा? G m, ये वाला मास, दूसरा वाला मास कितना है? m-m। अब और में डिस्टेंस कितनी है? r का स्क्वायर हो गया। इस स्मॉल m को अंदर ले जाओ तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? G कैपिटल M स्मॉल m माइनस m का स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर। अब ये फोर्स मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? इसके लिए क्या करते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर लो। क्या है? जो स्मॉल m वेरिएबल होगा, यहाँ की मास को हम वेरी कर सकते हैं, कितना मतलब मास कितना तोड़ा जाए। तो कैपिटल M क्योंकि ये मास तो कांस्टेंट है, स्मॉल m वेरिएबल है, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने, स्मॉल m से भी डिफ्रेंशिएट कर दिया। डेल F अपॉन में डेल M इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखो D अपॉन में DM इक्वल टू क्या है? G कैपिटल M स्मॉल m माइनस m स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर इक्वल्स टू, ये क्या है? कॉन्स्टेंट, तो G तो बाहर आ गया। अब देखो G अपॉन में r स्क्वायर क्या है? कॉन्स्टेंट, ये आ गए बाहर। अब D बाई डी एम, M तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 और इसका कितना हो जाएगा? -2m, और ये कॉन्स्टेंट m रहेगा तो ये तो m आ गया। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं? पुट करते हैं डेल F अपॉन में डेल M की वैल्यू को 0 क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। देखो क्या आ जाएगा अगर मैं 0 पुट करूँ? G अपॉन में r स्क्वायर m-2m इक्वल्स टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, तो मतलब ये वाला 0 होगा, क्योंकि G अपॉन में r स्क्वायर, G की वैल्यू कुछ होती है, r डिस्टेंस कुछ होगा, तो ये वैल्यू 0 होंगी नहीं। मतलब G अपॉन में r स्क्वायर कैन नॉट बी 0। सो क्या 0 हो सकता है? m-2m इक्वल्स टू 0, या फिर कैपिटल M इक्वल्स टू 2m। हमें किसका रेशियो बताना था? स्मॉल m बाई कैपिटल M, स्मॉल m बाई कैपिटल M। इसको इधर ले जाओ, m बाई कैपिटल M, ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में 2।
अब ये फोर्स क्या होगा, अगर हम मास को देखो कैसे करें, हाफ हाफ में डिवाइड करें, इसका मतलब क्या है कि अगर मास को हमें आधा आधे डिवाइड करें तो फोर्स मैक्सिमम होगा। अभी एम अपॉन ये फोर्स जो है मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसको लिए एक और डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए देखो डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एम स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, ये आ रहा है हमारे पास, इक्वल्स टू डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एम स्क्वायर इंटू जी अपॉन में आर स्क्वायर एम माइनस 2m। इसको एक बार हमने, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लिया तो ये क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेशन। देखो जी अपॉन में आर स्क्वायर क्या है, कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लिया, इनटू एम का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा इसके, ये तो कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो 0, और इसका कितना हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -2। अब क्या हो जाएगा, देखो ये क्या आया, माइनस जी आर स्क्वायर 2, यहाँ आ गया -2 जी आर स्क्वायर, किसका आ गया, डेल स्क्वायर एफ अपॉन में डेल एम स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है, हम जानते हैं कि अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर के लिए अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वैल्यू क्या आती है, मिनिमम। उल्टा होता है, नेगेटिव तो मैक्सिमम, पॉजिटिव है तो मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किसके आ गया, नेगेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आ गया नेगेटिव। तो मतलब इस वाले पॉइंट पे m बाई एम रेशियो पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। इसका मतलब क्या है कि देखो m इजिकल टू 2m है ना, इसका मतलब क्या है, m इजिकल टू 2m है, तो मास को हम क्या करेंगे, आधा आधा डिवाइड करें। यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर हम, जैसे ये मास m है, ये वाला मास m हो गया, तो दूसरा मास कितना होगा, देखो ये m माइनस 2m, m की वैल्यू कितनी है 2m, यहाँ 2m रखो माइनस m, 2m में से m घटाएंगे कितना आ गया m, इसका मतलब क्या है, ये भी m ये भी m, तो जो टोटल मास था उसको हम क्या करें, आधा आधा में डिवाइड करें। मान लो अगर ये 100 kg का है तो इस वाले मास को 50 kg में और इसको भी 50 kg में अगर हम डिवाइड करते हैं, 50-50 kg में अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो दोनों के बीच में फोर्स होगा वो हमेशा मैक्सिमम होगा। अगर किसी मास को हम आधे आधे में डिवाइड में करें तो जो फोर्स होगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो ये फोर्स आ गया मैक्सिमम। तो और प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज हमारे पास ये पॉइंट मास है m और एक रोड है, यूनिफॉर्म रोड है जिसका मास है m और लेंथ है l। जो मास है इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वाले पॉइंट मास का यहाँ इस वाले से डिस्टेंस है d और टोटल मास इसका क्या है m और मास जो है इस रोड में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मुझे अब इस पॉइंट मास स्मॉल m जो है और इस रोड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है। मुझे क्या बताना है, फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड बताना है। देखो क्या आएगा, अब इस पॉइंट मास को यहाँ पर रखा मैंने, ये आ गया पॉइंट मास जिसका है m, ये रोड है, लेंथ जिसकी l है और मास है m। अब देखो हमने फॉर्मूला जो ड्राइव करा था F = G/m अपॉन में r स्क्वायर, उसमें क्या था कि डिस्टेंस को हम कंसीडर कर सकते थे स्फेरिकल बॉडीज के लिए, जैसे ये था सेंटर से हमने डिस्टेंस ले लिया था। लेकिन अब मैं डिस्टेंस इस वाले पॉइंट का तो यहाँ से ले लूँगा, इस वाले पॉइंट जो रोड है ये तो इस तरह नहीं है ना, स्फेरिकल नहीं है, तो इसके सेंटर डिस्टेंस कहाँ से लें, तो इसमें डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या है, वेरिएबल है। तो हम F = G/m अपॉन में r स्क्वायर को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन मेथड को इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, इसमें एक पॉइंट मास को कंसीडर करेंगे, एक स्ट्रिप, इसके लिए एक स्ट्रिप कंसीडर करी, ये स्ट्रिप हो गई जिसकी थिकनेस कितनी है dx, ये स्ट्रिप कंसीडर करी और इस स्ट्रिप की जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई x, और जब अब ये स्ट्रिप का जो मास है वो कितना हो गया dm, इस स्ट्रिप का मास कितना हो गया dm। अब ये
ये और ये दोनों पॉइंट मास की तरह हो गए थे। अब ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। अब इसमें फोर्स क्या होगा, थोड़ा सा, देखो ये पॉइंट मास और ये, तो इस वाले के लिए हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया। क्योंकि फोर्स थोड़ा सा क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने इस वाले के लिए, इस वाले पूरे रोड के लिए थोड़ी सी स्ट्रिप को कंसीडर करा है, तो इसमें फोर्स भी क्या होगा, थोड़ा सा, इसलिए स्मॉल डी एफ लिखा है। ये क्या होगा, जी इसका मास एम इंटू इसका मास डी एम स्ट्रिप का मास अपॉन में डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी है, x का स्क्वायर। अब देखो ये dm कितना होगा, देखो जब लेंथ l है, जब लेंथ l है तो मास कितना है m, लेंथ तो यूनिट होती है तो कितना मास होता है m, अगर लेंथ dx है तो कितना हो जाएगा, m/l हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m/l इंटू dx। ये किसकी वैल्यू आ गई, dm की। तो dm कितना आ गया, m/l इंटू dx। जो स्मॉल मास होगा, जो स्ट्रिप का मास होगा कितना होगा, m/l dx, मास पर यूनिट लेंथ, और इस स्ट्रिप की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस स्ट्रिप की जो है मास आ गया। अब इसके बाद आगे देखो, df इक्वल्स टू क्या होगा, जी एम dm की वैल्यू कितनी है, m/l dx अपॉन में x का स्क्वायर। जी एम dm की वैल्यू कितनी है, m/l dx अपॉन में x का स्क्वायर। अब टोटल फोर्स निकालना है तो इंटीग्रेट कर दिया, df को हमने इंटीग्रेट कर दिया, tf आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो जी एम dx, जी एम dx, l को नीचे लिया हो, l x स्क्वायर आ जाएगा। अब जो ये स्ट्रिप है कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, देखो स्ट्रिप यहाँ से ले आएगी और यहाँ से यहाँ तक वेरी करेगी। अगर ये स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तक पूरे, यहाँ जब यहाँ से और यहाँ तक आ जाए तो पूरे इंटायर रोड को ये कवर कर लेगी। जब स्ट्रिप यहाँ होगी तो डिस्टेंस देखो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d के बराबर। जो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d के बराबर। अगर ये वाली स्ट्रिप यहाँ आ जाए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो d ये वाली डिस्टेंस और ये वाली, तो d प्लस l टोटल लेंथ आ जाएगी यहाँ से, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d प्लस l। जब स्ट्रिप इस वाले कोने पर, यहाँ वाले एज पे होगी और यहाँ पर होगी तो d, x की वैल्यू कितनी वेरिएबल कहाँ से होगी, d से, x की वैल्यू जो वेरिएबल होगी d से d प्लस l तक। ये समझ में आ गया होगा लिमिट आपको। तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट क्या है, जी एम l, तो जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन में l, जी स्मॉल m l, और ये लिमिट के अंदर क्या हो गया, ये d और d प्लस l, 1/x स्क्वायर dx, 1/x स्क्वायर dx। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, जहाँ पे n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू जो है -1 नहीं होनी चाहिए और कुछ भी हो। अब जी एम अपॉन में l, f इक्वल्स टू क्या है, जी एम 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -2 dx, लिमिट कहाँ से है, d से d प्लस l, और क्या है अपॉन में l, जी एम अपॉन में l, और लिमिट है हमारी d से d प्लस l तक, इक्वल्स टू देखो क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन में l, जी एम अपॉन में l, ये इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x की पावर -2 + 1 फॉर्मूले के हिसाब से n+1 अपॉन में -2 प्लस है, n की वैल्यू कितनी है -2, और लिमिट है d और d प्लस l, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, जी एम अपॉन में l इंटू -2 + 1 -1, इसको माइनस को हमने क्या कर लिया, यहाँ बाहर निकाल लो, इसको -1 को यहाँ हमने रख दिया बाहर, इस माइनस को बाहर निकाल दिया, ये क्या आ जाएगा, x की पावर -1, x की पावर -1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/x। देखो x की पावर -2 + 1 कितना हो जाएगा, x की पावर -1 1/x लिख दिया उसको, -2 + 1 कितना हुआ, -1, इसको बाहर निकाल लिया, लिमिट कहाँ से है, d और d प्लस l रखो, इक्वल्स टू माइनस जी एम अपॉन में l, अपर लिमिट 1/d प्लस l -1/d, इसको सोल्व करना है बस।
और हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्या हो गया, F इक्वल्स टू क्या है, माइनस जी एम एम अपॉन में L इंटू माइनस जी एम अपॉन में डी, इधर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस डी इंटू डी प्लस एल, डी माइनस डी प्लस एल इंटू में डी इंटू डी प्लस एल। लिमिट रख दी हमने। अब देखो इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन में एल, ये क्या हो जाएगा, डी माइनस एल अपॉन में माइनस डी माइनस एल इंटू डी प्लस एल। आगे क्या होगा, देखो F इक्वल्स टू माइनस जी एम एम अपॉन में एल, माइनस डी से प्लस डी कैंसिल, तो माइनस एल बचा, इस माइनस एल से ये हो जाएगा तो एल आ गया, इसको हटा दिया मैंने, क्या लिख दिया एल, और यहाँ क्या बचा डी इंटू डी प्लस एल। अब इस एल से ये एल कैंसिल, क्या बचा जी एम एम अपॉन में डी इंटू डी प्लस एल। ये फोर्स होगा किसके बीच में, इस पॉइंट मास के बीच में और इसी यूनिफॉर्म रोड के बीच में, तो ये फोर्स होगा। अगर देखो मैं क्या करूं, अगर जो लेंथ की जो डी की वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो जाए, किससे, एल से, तो एल प्लस डी किसके बराबर हो जाएगा, देखो बताओ अप्रोक्स कितने के बराबर होगा, डी प्लस एल, अगर डी बहुत ज़्यादा एल से, तो एल प्लस डी की वैल्यू किसके बराबर आएगी, डी के बराबर ही। तो एल प्लस डी को हम क्या लिख सकते हैं, उस केस में जी एम एम अपॉन में डी इंटू डी प्लस एल को डी लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा डी स्क्वायर। तो ये किसके लिए कंसीडर हो गया, पॉइंट मास के लिए, पॉइंट मास के लिए यही फॉर्मूला ही बनता है। तो फोर्स इजिकल टू जी एम एम अपॉन में डी इंटू डी प्लस एल, इस पॉइंट मास और यूनिफॉर्म रोड के लिए ये वाला फोर्स होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब ये पॉइंट मास ना हो गया, अगर सपोज हमारे पास एक स्फीयर होता है जिसका मास m है और एक रोड है, मास m और लेंथ l है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सपोज वो है r, है ना। अब हमें बताना है फोर्स, इसके और इसके बीच में फोर्स बताना है। अब देखो जो ये स्फीयर है, मैंने बताया था कि जो स्फीयर है इस पे इसके टोटल मास को कॉन्सेंट्रेटेड काम कर से माना जा सकता है। मास इज सपोज टू बी, मास इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट सेंटर, किसके लिए, स्फेरिकल बॉडी ये वाली, इसके लिए। तो ये पॉइंट मास की तरह कंसीडर हो गया ये वाला। तो ये जो प्रॉब्लम बन जाएगी पहले वाले की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो गई, और बाकी सारी जो डेरिवेशन है और इसके लिए और पहले वाली प्रॉब्लम के लिए सेम हो जाएगी। तो ये आपका होमवर्क है, इसको खुद से करना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सपोज हमारे पास ये तीन स्फीयर हैं, वन, और ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ऐसे टच कर रहे हैं। डायग्राम सही से नहीं बन रहा। ठीक है, स्फीयर है। अब हमें देखना है कि फाइंड, हमें क्या करना है, फोर्स बताना है ऑफ एनी स्फीयर ड्यू टू अदर टू। मुझे देखो क्या बताना है, फाइंड फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू अदर टू। दोनों देखो, सब इनका जो मास हमें दे रखा है m है, सबका मास क्या है m, और सबकी रेडियस क्या है r, सबकी रेडियस भी क्या है r। मुझे बताना है कि किसी एक पे कितना फोर्स लगेगा बाकी दो की वजह से। क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी एक स्फीयर पे फोर्स बताओ, किसी पर भी एक स्फीयर पे बाकी अदर टू के। अब देखो मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, सपोज इस पे फोर्स निकालना मुझे, इस पे, इसकी और इसकी वजह से।
इस पर से। अब देखो इस पर फोर्स कैसा होगा, मतलब ये फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स इसकी वजह से ये इसकी डायरेक्शन इधर हो गई, ये फोर्स ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। इसी तरह ये स्फीयर इसको कैसा करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। लो खींच लिया ऐसे। ये देखो डिस्टेंस कितनी है आर, ये डिस्टेंस कितनी है आर, और ये वाले डिस्टेंस आर, तो ये डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई 2r, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2r। इस तरह ये आर, ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, है ना। अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूँ, ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2r, तो ये इसका मतलब ये क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या थे, 3 स्फीयर थे, किसका, रेडियस आर आर आर। हमें बताना है कि फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू अदर 2। अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रांसफर हो गया, तो एंगल इनके बीच में कितना आएगा 60 डिग्री का। एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितनी होती है 60 डिग्री। अब देखो इसको सपोज मैं ये वाले को यहाँ पे देखो, ये पहले इसको पहला स्फीयर को सेकंड थर्ड, पहले का सेंटर हो गया 1 का 2 का और ये 3 का। देखो अब फोर्स कैसा है, इसको मैं यहाँ ऐसे देखो, इस तरफ फोर्स से होगा, इस तरफ फोर्स होगा ऐसे। अब ये वाला जो फोर्स होगा इसको मैं अगर F का हूँ F1 और इसको F2 का हूँ, इसको F1 कह ही दिया और इसको F2, मतलब पहले वाले और दूसरे वाले स्फीयर में जो फोर्स होगा। तो देखो क्या होगा, वो F1 की वैल्यू कितनी होगी, G मास दोनों का, M और डिस्टेंस कितनी है 2r, डिस्टेंस कितनी है इन दोनों के बीच में 2r का स्क्वायर, कितना आ गया M अपॉन में 4r स्क्वायर। F2 की वैल्यू देखो क्या होगा, ये वाले और ये वाले स्फीयर में ये जो फोर्स है इसको खींचेगा ना, ये स्फीयर इसको अपनी तरफ खींचेगा। F2 की वैल्यू कितनी होगी, G इसका मास और डिस्टेंस, G M दोनों का मास सेम है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2r, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा M अपॉन में 4r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, F1 और F2 क्या है आपस में बराबर, F1 और F2 क्या है बराबर, और इसको हमने कह दिया लेट ये F के बराबर है। ये जो स्फीयर है ये दोनों स्फीयर सेम फोर्स से खींचेंगे, इसको भी सेम फोर्स, ये वाला जो स्फीयर है इसको F1 से और इसको F2 से, जहाँ F1 और F2 क्या होंगे बराबर। देखो F1 और F1 की वैल्यू कितनी है F2 की वैल्यू भी कितनी F। अब दोनों देखो ये लेकिन किसी एंगल पे खींच रहे हैं ये, तो नेट फोर्स हम क्या F1 और F2 के सिंपली ऐड कर देंगे नेट फोर्स बताने के लिए, नहीं, क्योंकि एंगल के किसी एंगल पे है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, जैसे कि हम ये वाला रूल लगाएंगे, अगर ये एंगल थीटा है, ये A है और ये B वेक्टर है, वेक्टर वाला, तो हम रिजल्टेंट वेक्टर R की वैल्यू क्या होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। अब यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसी तरह F नेट फोर्स क्या हो जाएगा, है ना, ये वाला स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2AB cos 60, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F1 F2 और cos 60 का अंडर रूट इक्वल्स टू F1 की वैल्यू कितनी है F के बराबर F स्क्वायर, F1 F2 बराबर है F के, और जिनकी वैल्यू इसके बराबर है F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का अंडर रूट। F स्क्वायर कितना हो गया 2F स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा, ये भी F स्क्वायर बचा, तो F स्क्वायर और ये भी क्या हो F स्क्वायर, तो F स्क्वायर कितना हो गया 3F स्क्वायर का रूट, तो ये कितना हो जाएगा √3F। तो फोर्स नेट फोर्स कितना होगा √3F की वैल्यू रख दो यहाँ पे, F की वैल्यू कितनी है, ये सारे ये भी F के बराबर है, ये भी F के बराबर है, तो F की वैल्यू कितनी है GM अपॉन में 4r स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी है GM अपॉन में 4r स्क्वायर। तो नेट फोर्स, तो फाइंड फोर्स ऑन एनी स्फीयर ड्यू टू अदर 2, किसी भी स्फीयर, इस बार ये वाला स्फीयर पे कितना फोर्स होगा, या इस स्फीयर पे इन दोनों की वजह से कितना होगा, या इस स्फीयर पे इन दोनों की वजह से कितना होगा, सब पे सेम होगा, कितना होगा √3 GMM कैपिटल M है ये, GMM अपॉन में 4r स्क्वायर, और ये फोर्स कैसा होगा अट्रैक्टिव।
आगे की क्लास में हम इसके बेस पे कुछ और न्यूमेरिकल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रॉब्लम में कुछ और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय बाय।